NCERT CBSE क्लास 9 मैथ्स हम चैप्टर 9 सर्कल्स देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो ये रैशनलाइज कंटेंट के हिसाब से मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया, मतलब सीरियल वाइज किया। पहले यही टॉपिक है रैशनलाइज में। थ्योरम हम लोग देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर हमारे पास दो कॉर्ड हैं CD और AB। अब ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे O पे सर्कल पे सेंटर, मतलब सर्कल के सेंटर O पे एंगल बनाएंगे। तो AB बनाएगा एंगल AOB और CD आपका बनाएगा एंगल COD। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कॉर्ड की लेंथ हमारी इक्वल है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर कॉर्ड AB बराबर कॉर्ड CD है तो एंगल AOB बराबर एंगल COD होगा। अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं जो उसका कन्वर्स है, जो हमने अभी पढ़ा। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसमें अगर एंगल AOB बराबर एंगल COD है तो फिर आपके जो कॉर्ड होंगे AD और CD वो सेम होंगे, दोनों कन्वर्स है एक दूसरे का। अगला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। थ्योरम क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सेंटर O है गिवन सर्कल का और यहाँ पर AB हमारा कॉर्ड है, तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से कॉर्ड पर तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। तो OM इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर O टू द कॉर्ड AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB। उसके बाद अगला थ्योरम है जो पिछले थ्योरम का कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब अगर अब हम एक लाइन ड्रॉ किए, इस तरह से सेंटर से ड्रॉ किए कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पर। अगला हमारे पास है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर जब भी हम लोग डिस्टेंस या लेंथ की बात करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन सेगमेंट या डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट, तो हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट P है और लाइन सेगमेंट या लाइन हमारे पास AB है। तो डिस्टेंस जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कौन सा डिस्टेंस मानेंगे? तो लीस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है PM, हम लोग उसको मानेंगे। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, तो फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है वो ही डिस्टेंस होता है पॉइंट और लाइन के बीच। हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम AB ये हमारा PM हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम P, तो P का डिस्टेंस AB से या AB का डिस्टेंस P से, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM हमारा हो जाएगा। इफ़ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट इज 0। तो पॉइंट अगर लाइन पर ही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, मतलब डिस्टेंस 0। लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू द सर्कल देन द स्मॉलर कॉर्ड। तो अगर एक सर्कल है, सेंटर है, तो जो स्मॉलर कॉर्ड होता है वो सेंटर से दूर होता है और जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं तो कॉर्ड की लंबाई बढ़ती जाती है। डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ 0, क्योंकि वो सेंटर से ही पास करता है और एक पॉइंट अगर उसी लाइन पे लाई करता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होगा। तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और वो डायमीटर उसी सेंटर से पास करता है, तो फिर आपका वो डिस्टेंस 0 होगा। अगला थ्योरम हम लोग देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, है ना, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब रेडियस सेम है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक ही सर्कल यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पर मान ले रहे हैं हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स है। पहला कॉर्ड हमारा PQ है और दूसरा कॉर्ड हमारा RS है, तो PQ बराबर RS। तो थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मतलब PQ और RS आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, O है, पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर O से हम लोग डिस्टेंस देखें PQ का तो OL है और RS का देखें तो OM है, तो यहाँ पर OL बराबर OM हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरम पिछला का कन्वर्स है, तो यहाँ पर कन्वर्स भी है तो आप इनको पेयर वाइज याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ।
तो अगर दो हमारे पास कॉर्ड हैं और उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल then their corresponding arcs are congruent, and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो कॉर्ड हैं। पहले हम लोग कॉर्ड को इक्वल मान लेते हैं। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो ए बी के लिए आर्क ए बी हो गया, ऐसे इसको शो करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सी डी के लिए आर्क, ये सी डी के ऊपर ऐसे आर्क का साइन। तो अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे, मतलब ए बी बराबर सी डी है तो आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर आर्क ए बी बराबर आर्क सी डी है तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट द सेंटर इन द सेंस दैट द माइनर आर्क सबटेंड्स द एंगल एंड द मेजर आर्क सबटेंड्स द रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमारे पास एक कॉर्ड दिया हुआ है, मान लेते हैं वो कॉर्ड हमारा पी क्यू है, पी क्यू होगा तो पी क्यू का आर्क हमारे पास पी क्यू आर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर शो किया गया सिर्फ पी क्यू आर्क है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क देखना है। तो यहाँ पर पी क्यू हमारे पास आर्क हो गया, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट द सेंटर, मतलब आर्क ही हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि पी क्यू का कॉर्ड पी क्यू हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट द सेंटर इन द सेंस दैट माइनर आर्क सबटेंड्स द एंगल एंड द मेजर आर्क सबटेंड्स द रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ देखिए पी क्यू हमारे पास कॉर्ड है तो यहाँ दो आर्क बनेगा, ये माइनर आर्क हो गया और इधर से अगर आप जाएंगे तो ये मेजर आर्क हो जाएगा। तो मेजर आर्क क्या करता है, सेंटर पे एक रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड करता है, तो मेजर आर्क का ये हो जाएगा। पर जब हम लोग एंगल बोलते हैं तो जनरली हम लोग माइनर आर्क को लेकर चलते हैं, तो जब भी एंगल आएगा तो वो एंगल माइनर आर्क के कारण होगा, मतलब ये वाले के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क पी क्यू एट ओ। तो यहाँ पर माइनर आर्क पी क्यू है, ये एंगल कितना सबटेंड करेगा, तो ये करेगा एंगल पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा। और जो मेजर आर्क है वो मेजर आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो ये भी एंगल पी ओ क्यू ही सबटेंड करेगा, लेकिन ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू होगा, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क पी क्यू एट ओ इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू एंड बाय मेजर आर्क पी क्यू एट ओ इज रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। आगे बढ़ते हैं। कन्ग्रुएंट आर्क्स, ये ए है, कन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर दो आर्क हमारे पास होंगे, मान लेते हैं ये आर्क हमारे पास एक ये है ए बी और ये आर्क हम लोग मान लेते हैं पी क्यू है, यहाँ पर सेंटर ओ है, तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे एंगल पी ओ क्यू और एंगल ए ओ बी, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आगे हम लोग थ्योरम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक आर्क ले लेते हैं, तो आर्क हमारे पास पी क्यू हो गया। अब ये जो एंगल सबटेंड करेगा ओ पर, तो हम लोग क्या करते हैं माइनर आर्क के कारण लेते हैं जब भी एंगल की बात हो। तो ये जो एंगल हमारे पास हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू, ये क्या होगा 2 टाइम्स होगा ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब ए पे चाहे यहाँ पर सी पे हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर एम है तो एम पे हो जाएगा, तो कहीं भी आपका होगा तो जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो हमारे पास एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, हाफ हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं। मतलब सेंटर पे जो एंगल होगा वो एंगल का हाफ हो जाएगा कोई और पार्ट पर, या ऐसा कह सकते हैं कोई और पार्ट पे जो एंगल थीटा बनेगा तो सेंटर पे 2 थीटा बनेगा, अगर सेंटर पे थीटा बनेगा तो कहीं और पार्ट पे थीटा बाई 2 बनेगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। Angle PAQ is also called the angle formed by the segment PAQP। तो यहाँ देखिए PAQP, ठीक है। तो इस सेगमेंट, ठीक है, PAQP के कारण भी एंगल PAQ ही बनेगा, तो ये टर्मिनोलॉजी है। तो एंगल PAQ इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड इन द सेगमेंट, है ना, बाय द नहीं हुआ, सॉरी, इन द सेगमेंट PAQP। तो आपका ये जो सेगमेंट PAQP है जिसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी यही हो रहा है PAQ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारी क्लास नंबर 2 है।
क्लास नंबर 2 में हम लोग और थ्योरम्स करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं वो आप देख लीजिएगा, हम लोग बाद में इसको करेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक और ब्रीफ में हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स में आगे बढ़ेंगे।